हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज़ किरण कुहार और मैं हूं आपकी पेपर 2 यूजीसी नेट ज्योग्राफी की ट्रेनर। लाइव क्लास शुरू हो गई है। जल्दी से जल्दी अपनी लाइव क्लास जो है ज्वाइन करो ताकि हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो शुरू करें। 2 मिनट वेट कर लेते हैं ताकि जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो भी ज्वाइन कर ले और उसके बाद फिर हम जो क्लास है वो शुरू करते हैं। तब तक के लिए अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है क्लास के रिगार्डिंग तो वो जो है यहाँ पे कमेंट बॉक्स पे मैसेज करके टाइप कर सकता है। और अब हम जो नेक्स्ट थ्योरी पढ़ने वाले हैं वो है हमारी लोश की इंडस्ट्रियल थ्योरी। जल्दी ज्वाइन करो बेटे, 2 मिनट हैं उसके बाद क्लास शुरू करते हैं। अब हमें जो है लोच की थ्योरी पढ़नी है। देखो, लोच और क्रिस्टोलर की जो थ्योरी है ना वो आपकी इम्पोर्टेंट थ्योरी है। ठीक है, ज्यादा बड़ी थ्योरी नहीं है ये, लेकिन आपकी ये थ्योरी जो है इम्पोर्टेंट थ्योरी है आपकी। अब आप पहले हम जो है ये इंडस्ट्रियल लोकेशन जो थ्योरी है इसका जो है इंट्रो पढ़ लेते हैं। आपकी लोश जो है लोश की थ्योरी का थोड़ा सा जो इंट्रोडक्शन है पहले वो देख लेते हैं। देखो क्या हुआ था ना, 1930 तक 1930 के दशक तक सिर्फ आपका जो ये सिद्धांत था, तो जो थ्योरी आई थी ना वो सिर्फ किस पर ध्यान दे रही थी, लोकेशन पर ध्यान दे रही थी। ठीक है, यानी कि जो आपका लोकेशनल थ्योरी थी ना उसमें सिर्फ कोस्ट पर ध्यान दिया जा रहा था। ठीक है, तथा हम किस पर ध्यान दे रहे थे, जो उद्योग है उद्योगों की लोकेशन को निर्धारण जो है निर्धारित निर्धारित करने पर हम ध्यान दे रहे थे। लेकिन हमने उद्योगों की उद्योगों की स्थिति निर्धारण पर मांग के पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा नहीं की, यानी कि हमने डिमांड की बात नहीं की। किस में डिमांड की बात नहीं की कि जो इंडस्ट्री है इंडस्ट्री की लोकेशन के साथ साथ हमने उस इंडस्ट्री की डिमांड की बात नहीं की कि हम ऐसी जगह पे इंडस्ट्री लगानी चाहिए जहां पे उसकी डिमांड हो। अगर डिमांड ही नहीं है तो वहां पे उस इंडस्ट्री को लगाने का क्या फायदा है। ठीक है, तो पहली बार लोश ने 1940 में अपनी जो बुक दी थी, पहले इन्होंने अपनी ये जो बुक है वो जर्मन लैंग्वेज में थी जिसका नाम था डिल रोनलिश। ये देखो ये दे रखा, डिल रोनलिश और डंग डर विरशाफ्ट। ठीक है, जर्मन में 1940 में इन्होंने सबसे पहले अपने क्या विचार व्यक्त किए। ठीक है, उन्होंने क्या विचार व्यक्त किए, डिमांड, यानी कि जो आपका
इन्होंने क्या बताया इस बुक में, इन दिस बुक ही डिस्क्राइब्ड इन डिटेल द प्रॉब्लम रिलेटेड विद इंडस्ट्रियल लोकेशन। जो इंडस्ट्री की लोकेशन से जो प्रॉब्लम है उस पर इन्होंने क्या की है, चर्चा की है। ठीक है, और इस पुस्तक को फिर 1954 में इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया, और लोश का उद्देश्य वर्तमान की जो स्थिति थी उनको व्याख्या करना नहीं था, बल्कि सर्वोत्तम यानी कि सर्वोत्तम का मतलब होता है जो सबसे अच्छी जो लोकेशन है ना उसको ढूंढना था। देखो बाकी जो हमने वेबर पढ़ा है, लोश पढ़ा है, लोश ने प्रॉफिट को मैक्सिमम कैसे करें, कहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा इसकी बात करी। वेबर ने बेस्ट लोकेशन की बात करी कि कौन सी लोकेशन अच्छी हो सकती है, बहुत सारी लोकेशन बताई। लेकिन आपके जो लोश है, लोश ने किस पे बात की, उन्होंने उनका उद्देश्य सिर्फ ये था कि सिर्फ स्थितियों की व्याख्या नहीं करना है, सिर्फ उनको बताना नहीं है, जैसे वेबर ने बता दिया यहाँ पे लगा लो। इनका जो मोटिव था वो ये था कि ऐसी लोकेशन ढूंढना है जहां पे सबसे ज्यादा क्या हो, प्रॉफिट हो। इसलिए इनकी थ्योरी को प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्योरी भी बोला जाता है। ठीक है, इनका इनका जो कंसेप्ट है मैक्सिमम प्रॉफिट के विचार को किसने, अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम प्रॉफिट के विचार को किसने प्रस्तुत किया, तो मैक्सिमम प्रॉफिट के विचार को प्रस्तुत किया आपके लोश ने। ठीक है, उनका विचार ये था कि उद्योग उस स्थान पर स्थापित होगा जहां पर जो आपका जो कोस्ट है, कोस्ट कम आए यानी कि खर्चा कमाए और आपका प्रॉफिट ज्यादा हो। आ गया समझ में, ये वही सेम बात है। इन्होंने भी मैक्सिमम प्रॉफिट के विचार को प्रस्तुत किया और इन्होंने भी वही स्मिथ वाली बात बोली कि जो आपका बेस्ट लोकेशन वो है जहां पे खर्चा कमाए, कोस्ट कमाए और प्रॉफिट ज्यादा आए। ठीक है, और ये जो आपका डिफरेंस है ना आपका कोस्ट का यानी कि खर्चे का और प्रॉफिट का, ये किस पर डिपेंड करता है, डिमांड पे। ठीक है, डिमांड और कॉस्ट पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब आपको एक बात याद रखनी है कि ये जो अगस्त लोश है इनका जो मॉडल है वो जर्मनी पर बेस्ड है, और ये एक जर्मन इकोनॉमिस्ट है। आपको ये याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा गया है। 1906 में इनका जन्म हुआ, 1945 में इनकी डेथ हो गई। बहुत 39 ईयर का बहुत छोटा इन्होंने जीवन जिया। इनकी जो बुक का ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया वो किसी और ने किया, वो लिख रखा है बाय W.H. वोंगलोम एंड W.L. स्टोफर। इन दोनों ने क्या किया, इनकी बुक का ट्रांसलेशन जर्मन से इंग्लिश लैंग्वेज में किया, और इनकी जो बुक है वो एग्जाम में पूछी गई है। इनकी बुक का नाम है द इकोनॉमिक्स ऑफ लोकेशन। देखो स्मिथ की इंडस्ट्रियल लोकेशन प्रॉफिट, स्मिथ की स्पेशल प्रॉफिटेबिलिटी थ्योरी है, वेबर की थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री है, और आपकी लोश की, मतलब ये जो बुक के नेम है वे बता रही हूँ। स्मिथ की बुक का नाम है इंडस्ट्रियल लोकेशन, वेबर की बुक का नाम है थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, लोश की बुक का नाम है इकोनॉमिक ऑफ लोकेशन जो कि 1954 में दी थी। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ सबको। बेसिकली ये बेटे क्या बोलना चाहते हैं, देखो बेसिकली जो लोश है ना, लोश ये कहते हैं कि आपके जितने भी जो, और चाहे वो जर्मन जोग्राफर है या जो भी जोग्राफर है, उन सब ने सिर्फ किस पे बात की है, लोकेशन पे बात की है। किसी ने भी जो आपकी कोई भी इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री पे डिमांड का क्या असर पड़ा है इस पर किसी ने बात नहीं की। और इस पर सबसे पहले बात करने वाले थे आपके लोश, और लोश ने अपना ये विचार 1940 में अपनी इस बुक में प्रस्तुत किया, जिसको 1954 में द इकोनॉमिक्स ऑफ लोकेशन में चेंज किया गया, किसके ट्रांसलेट किया गया, W.H. वोंगलोम और W.L. स्टोफर ने 1954 में न्यूयॉर्क में। ठीक है, अगस्ट लोश एक प्रसिद्ध जर्मन अर्थशास्त्री थे, इकोनॉमिस्ट थे, ये भी याद रखना, और जर्मन के थे।
उनका जन्म यहाँ पे हुआ था। 39 वर्ष की अल्पवायु में 1945 में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी ये बुक थी, 1940 में प्रकाशित हुई थी, और उन्होंने उद्योगों के स्थानों से संबंधित, यानी कि जो आपका इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री की लोकेशन से संबंधित जो प्रॉब्लम है उन पर ध्यान दिया। और इनकी बुक द इकोनॉमिक्स ऑफ लोकेशन, इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो गया इनकी जर्मन बुक का, जिसका नाम है द इकोनॉमिक्स ऑफ लोकेशन। 1954 में वोंगलोम और W.L. स्टोफर ने इसका अनुवाद इंग्लिश में किया जर्मन से। ठीक है, अब आगे कहते हैं, लोश एज्यूम्ड एन इन्वायरमेंट ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब ये मोनोपोलिस्टिक, यानी कि लोश ने वेबर की पूर्ण बाजार प्रतिस्पर्धा के विपरीत एकाधिकारवादी प्रतिस्पर्धा, यानी कि आपका मोनोपोलिस्टिक या एकाधिकारवादी प्रतिस्पर्धा कौन सी होती है, जहां पे सिर्फ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वहां पे होता है जहां पे आपकी सिर्फ एक ही कंट्री का क्या होता है, कंट्रोल होता है। एग्जाम्पल आपका, पहले चाइना की मोनोपोली थी पूरे मार्केट पे, लेकिन अब सभी कंट्री ने क्या है, ट्रेड करना शुरू कर दिया, तो चाइना का जो एकाधिकार है वो खत्म हो गया। ठीक है, तो लोश ने, जैसे देखो ये डिफरेंस भी आपको याद रखना है, ये डिफरेंस पूछा जा सकता है। आपके वेबर ने तो पूर्ण बाजार की अप्रोच अपनाई, जबकि आपके लोश ने एकाधिकारवादी प्रतिस्पर्धा, इंग्लिश में लोश ने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जबकि वेबर ने परफेक्ट मार्केट कंपटीशन। परफेक्ट मार्केट कंपटीशन कौन सा होता है, जहां पे आपके सारे इंडस्ट्री मिलके कंट्रीब्यूट करती है और कंपटीशन करती है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं, ही ले मच स्ट्रेस ऑन द साइज एंड शेप ऑफ मार्केट और डिमांड एरिया। ये मैंने अभी आपको बताया, इन्होंने किस पे ध्यान दिया कि मार्केट का साइज और शेप कितनी बड़ी है, डिमांड कितनी है। ठीक है, और विद इन विच द इंडस्ट्री कुड प्रोवाइड मैक्सिमम, और मार्केट और डिमांड की वजह से ही आपकी इंडस्ट्री मैक्सिमम आपको प्रॉफिट देगी। जब तक आपकी किसी प्रोडक्ट की डिमांड अच्छी नहीं होगी, लोग उसको डिमांड नहीं करेंगे, मांगेंगे नहीं, तो इंडस्ट्री कितने भी बना के रख ले, वो बिकेंगे नहीं, तो प्रॉफिट कैसे होगा। ओके, हिंदी में देख लो, उन्होंने बाजार या मांग क्षेत्रों के आकार पर बहुत जोर दिया, जिसके भीतर उद्योग अधिकतम राजस्व या लाभ प्रदान कर सकता है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं, उन्होंने ऐसे उद्योग के लिए स्थान की खोज पर जोर दिया जो अधिकतम लाभ प्रदान कर सके। देखो, ये कहते हैं कि उन्होंने सिर्फ ऐसे ही इंडस्ट्री पर ध्यान दिया जो आपको प्रॉफिट दे सके, लेकिन वेबर का सिद्धांत क्या था, पूरी तरह से कम लागत के बिंदु पर आधारित था। यानी कि वो किस पर बेस्ड था, लीस्ट कॉस्ट लोकेशन। यानी कि उन्होंने ऐसी किसी इंडस्ट्री की बात नहीं की, उन्होंने ऐसे किसी उद्योग की बात नहीं की जो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट दे। वेबर ने सिर्फ बात की कि किसी इंडस्ट्री के लिए बेस्ट लोकेशन कौन सी हो सकती है जहां पे उसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिले, और वहां पे जहां पे उसको खर्चा सबसे कम आए। वो सिर्फ और सिर्फ लीस्ट लोकेशन की बात कर रहा था, यानी कि खर्चा लागत सबसे कम कहाँ पे आए। और लोश ने अपने सिद्धांत के प्रतिपादन में मांग की प्रकृति को बहुत महत्व दिया। ये याद रखना, आपके लोश ने किसको इंपॉर्टेंस दी, लोश हैज गिवन इंपॉर्टेंस टू द नेचर ऑफ डिमांड। डिमांड को इंपॉर्टेंस दी, जबकि आपके और किसी भी जोग्राफर ने डिमांड को इंपॉर्टेंस नहीं दी। ठीक है, गुड इवनिंग रुचि। अब उसके बाद है, आपका जो लोश की स्टडी है वाज बेस्ड ऑन अर्बन प्लेस ऑफ एंटायर जर्मनी। आपकी लोश का ये जो मॉडल है जर्मनी के अर्बन यानी कि शहरी क्षेत्रों पर है, जिसमें इन्होंने इन विच ही टुक इनटू कंसिडर 150 जो कमोडिटीज और सर्विसेज है उसको लिया, जिसमें इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रीज को क्या किया, इंक्लूड किया।
और लोश का मॉडल वो लेस रिस्ट्रिक्टिव है, यानी कि लोश के मॉडल में ज्यादा बाधाएं नहीं है, जबकि आपके क्रिस्टोलर में ज्यादा बाधाएं हैं। कोई बात नहीं बेटे, ये कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है रुचि। अगर क्लास ज्वाइन नहीं हो रही थी तो आप एक बार फोन को बंद करके ऐप को एग्जिट करके दोबारा से ज्वाइन कर लिया करो, ठीक है। तो देखो जो लोश है ना, लोश के मॉडल में जो रेस्ट्रिक्शंस थी, बाधाएं थी, रूल थे, वो थोड़े कम थे, जबकि क्रिस्टोलर की में रेस्ट्रिक्शन ज्यादा थी। बेटे 7 PM की क्लास जब तक आपने ज्वाइन किया था ना, इतनी तो क्लास खत्म हो गई थी, क्योंकि क्लास आपकी 6 बजे शुरू हुई थी, ठीक है। उसके बाद कहते हैं because rather than bundle function into order he treated each as having a, ये देखो ये क्या कहते हैं, क्रिस्टोलर ने तो सारे जो आपके गुड्स और सर्विसेज थी उनकी जो रेंज है उसके बारे में एक साथ बात किया, लेकिन आपके जो लोश है, लोश ने सिर्फ एक पर्टिकुलर, एक अकेली गुड और सर्विस की रेंज और थ्रेशोल्ड वैल्यू के बारे में बात किया, और इन्होंने हेक्सागनल हिंटरलैंड के बारे में भी बात किया, ठीक है। ये हेक्सागनल हिंटरलैंड और डिमांड कौन क्या है ये अभी मैं समझाऊंगी, ठीक है। देखो इनकी थ्योरी में ना दो इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि इन्होंने अपनी थ्योरी में तीन चीजें बताई हैं। एक तो डिमांड कौन के बारे में बताया है, दूसरा हेक्सागनल शेप ऑफ सेटलमेंट के बारे में बताया है, और तीसरा इन्होंने जो मार्केट की लाइन में चेंज होता है उसके बारे में इन्होंने बताया है, ठीक है। बताओ यहां तक क्लियर है? तो पहले हम ना थ्योरी को पढ़ना, अब अजम्पशन पढ़ लेते हैं थ्योरी की। क्या अजम्पशन है? सबसे पहले तो आपके जो लोश है ना, लोश ने बताया आपका यूनिफॉर्म एरिया या आइसोट्रोपिक एरिया, यानी कि ये कहते हैं कि जिस एरिया की हम स्टडी कर रहे हैं ना उसमें जो क्लाइमेट है, लैंड फॉर्म है वो सेम है, यानी कि ऐसा नहीं है कि कहीं पर अलग टाइप का लैंड फॉर्म है, कहीं पर अलग, और उस तरह ना ही जो क्लाइमेट है वो डिफरेंट है, सब जगह जो क्लाइमेट है वो भी सेम है, आपका सोयल भी सेम है, रिलीफ भी सेम है, मानसून भी सेम होती है, आपका इकोनॉमिक सिस्टम भी सेम है, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम है। पहली ये है। आइसोट्रोफिक का मतलब होता है सेम, समरूप। आपका जिस एरिया और रीजन की हम स्टडी कर रहे हैं, जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, उसमें जो क्लाइमेट है, उसमें जो रिलीफ है, उसमें जो लैंड फॉर्म है वो सेम है, यानी कि ऐसा नहीं है कहीं पर आपके अलग टाइप के लैंड फॉर्म है और कहीं पर आपके अलग टाइप के, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट है कि ईच प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर वांट टू गेन मैक्सिमम प्रॉफिट इन द यूनिफॉर्म रीजन। सेकंड अजम्पशन इन्होंने ये माना कि ये जो एरिया है ना, इस एरिया में जितने भी सामान को बनाने वाले हैं, यानी कि प्रोड्यूस करने वाले हैं प्रोड्यूसर, और दूसरा कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता, यानी कि जो चीजों को कंज्यूम करते हैं, यूज करते हैं, वे दोनों चाहते हैं कि हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट हो इस यूनिफॉर्म रीजन में, इस समान रीजन में, ठीक है। उसके बाद ये कहते हैं कि आपकी जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है, परिवहन लागत है, वो भी हर जगह समान है। ऐसा नहीं है कि सेटलमेंट वाले एरिया में कॉस्ट ज्यादा और दूसरे एरिया में कम। ये कहते हैं transport cost tend to increase with increasing distance from the market, which lead the increase in prices and consequently demand for good would decrease। देखो यहाँ पे ये अलग बात बोली गई है, बट देखो ये क्या कह रहा है, इस वाले पॉइंट को समझो कि आपका जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है ना वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी जैसे जैसे मार्केट से आपका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा,
ठीक है, और उसकी वजह से आपका फिर प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक बात देखो, ये आपका मार्केट वाला एरिया है, ठीक है, और ये मार्केट से दूर वाला एरिया है। जो मार्केट के पास वाला एरिया है उनको कोई चीज 40 रुपए में ये मिल गई, ठीक है, तो उन्होंने, वे तो यहीं पे रहते थे मार्केट में, इन्होंने तो 40 रुपए में वो खरीद ली। लेकिन यहाँ से जो लोग हैं वो आएंगे और इस चीज को क्या है, 40 रुपए की तो ये है ही, और वे 50 रुपए क्या है, 50 रुपए ये लगा के आएंगे तो 90 की उनको पड़ गई। तो इस तरीके से उनकी जो खरीदने की कैपेबिलिटी है, खरीदने की जो मांग है वो कम हो जाएगी, क्योंकि उसके प्राइस ज्यादा है। हमेशा याद रखना, प्राइस में और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अगर आपकी डिमांड ज्यादा होगी तो आपका प्राइस क्या होगा, कम होगा, और अगर आपकी डिमांड कम होगी तो आपका प्राइस क्या होगा, ज्यादा होगा। हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप होता है डिमांड में और प्राइस में। यू गॉट इट? आ गया बेटे, ये एजम्पशंस समझ में आ गई? अब ये नेक्स्ट आपका जो एजम्पशन है वो ये कहते हैं कि आपकी जो इंडस्ट्री है, हिंदी में देख लो, एक औद्योगिक फर्म ऐसे बिंदु या स्थान पर तलाशती है जहां पर उसको अधिक लाभ हो, और जरूरी नहीं है कि कम से कम लागत वाली साइट हो। प्रत्येक उद्यमी का मूल उद्देश्य अधिकतम लाभ प्राप्त करना है। यानी कि हर जो भी आपका पर्सन इंडस्ट्री लगाता है उन सब का यही मोटिव होता है कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करें। और ऐसा नहीं है कि ये साइट वही हो जहाँ पे आपका क्या हो, लीस्ट कॉस्ट है, जहाँ पे आपको खर्चा कम आए। खर्चा बेशक से कम ना आए, बट प्रॉफिट जो है वो उससे भी ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कहते हैं, any consumer situated on the periphery of the market area is indifferent to the possible source from which he can receive a given commodity at minimum cost। ये कहते हैं, बाजार क्षेत्र की परिधि पर स्थित कोई उपभोक्ता उन संभावित स्रोतों के प्रति उदासीन है जिनसे वह न्यूनतम लागत पर दी गई वस्तु प्राप्त कर सकता है। देखो, ये तो होता है आपका कोर, ये तो आपका हो गया कोई मार्केट एरिया। अब मार्केट के जो बाहर वाला एरिया ये होता है आपका पेरीफ्री एरिया, ठीक है। पेरीफ्री एरिया होता है, पेरीफ्री को बोलते हैं हिंदी में परिधि, ठीक है। तो जो बाजार की परिधि पर, बाजार जो क्षेत्र उसकी परिधि पर कोई उपभोक्ता है, तो वो क्या कहता है, यहाँ पे जो उपभोक्ता ना वे क्यों है, सैड है, क्योंकि उनको जो है, जो वस्तु न्यूनतम लागत में प्राप्त नहीं होती, इनको थोड़ा क्या मिलता है, ये महंगा मिलता है, क्योंकि पास वालों को सस्ता मिलता है, यहाँ वालों को महंगा मिलता है, इसलिए वे उदासीन है। उसके बाद कहते हैं, एज देयर प्रिवेल फुल कंपटीशन है जिसकी वजह से ऑल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट्स मस्ट बी डिसअपियर। ये कहते हैं कि कंपटीशन बहुत अच्छा है जिसकी वजह से जितने भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट और बेनिफिट है वो गायब हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। तो ये 6 की 6 एजम्पशन बेटे आपको समझ में आ गई। बहुत जो है इजी सी आपकी एजम्पशंस दी गई हैं। अब हम पढ़ेंगे आपका, दो चीज होती है, एक होता है आपका रेंज और एक होता है आपका,
एक होता है आपका रेंज और एक होता है आपका थ्रेशोल्ड। यहां तक बताओ। बताओ बेटे, यहां तक समझ में आ गया? तो अब हम दो कंसेप्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, एक है आपका रेंज और एक है आपका थ्रेशोल्ड। और इससे आपका जो क्वेश्चन है ना, वो पूछा गया कि रेंज क्या है और थ्रेशोल्ड क्या है, इनकी डेफिनेशन आती है आपकी एग्जाम में। तो आपका देखो, ये कोई मार्केट एरिया है, ठीक है, और ये मार्केट एरिया के पास आपका पेरिफेरी एरिया है। तो सबसे पहले आपका बात करते हैं थ्रेश होल्ड क्या होता है। थ्रेश होल्ड क्या होता है, तो देखो, थ्रेश होल्ड होता है वो मिनिमम नंबर ऑफ पीपल, वो मिनिमम नंबर ऑफ पीपल जो एक सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ पीपल नीडेड फॉर अ सेंट्रल प्लेस बिजनेस और एक्टिविटी टू रिमेन एक्टिव एंड प्रोस्पेरस। यानी कि ये क्या कह रहे हैं कि आपका इस मार्केट को चलने के लिए कुछ थोड़े से आपका क्या है, मिनिमम जो लोग है ना उनकी जरूरत होती है। तो इसको बोला जाता है आपका थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड क्या होता है, किसी भी मार्केट को बनाए रखने के लिए वहां पे डेली आपके लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल आना जाना चाहिए। उस लिमिटेड या मिनिमम नंबर ऑफ पीपल जो एक सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, अब ये सीबीडी क्या होता है, पहले सीबीडी देख लेते हैं। सीबीडी आप एक मार्केट एरिया को बोल सकते हो जहां पे आपको सारी जो सर्विसेज है, गुड्स हैं, वो मिलती हैं। आपको वहां पे ट्रेड की सर्विस मिलेगी, वहां पे आपको ट्रांसपोर्ट की सर्विस मिलेगी, एजुकेशन मिलेगा, जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर एग्जांपल दूं तो जैसे आपका दिल्ली है, तो दिल्ली तो हो गया आपका एक सीबीडी एरिया, क्योंकि वहां पे आप एम्प्लॉयमेंट के लिए भी जाते हो, एजुकेशन के लिए भी जाते हो, और आप जो है क्या वहां पे और कुछ काम करने के लिए भी जाते हो। आपको कोई एजुकेशनल हब है, कोई आपका हेडक्वार्टर है, तो वहां पे ये सारी चीजें होती हैं, वो होता है सीबीडी। सीबीडी मेन मार्केट होती है। और आपका सीबीडी के चारों ओर जो एरिया होता है, जो जिसको ये सीबीडी सर्विस प्रोवाइड करता है, उसको बोला जाता है आपका पेरीफ्री एरिया। पेरीफ्री का मतलब है परिधि या आसपास का एरिया, ठीक है। तो आपका थ्रेश होल्ड वो एरिया, थ्रेश होल्ड का मतलब है कि सीबीडी को बनाए रखने के लिए कुछ मिनिमम नंबर ऑफ पीपल की जरूरत पड़ती है, और उसको बोला जाता है आपका सीबीडी। थ्रेशोल्ड का याद रखना, मिनिमम नंबर ऑफ पीपल नीडेड फॉर अ सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट टू रिमेन एक्टिव, यानी कि सीबीडी के चलने के लिए कुछ कम से कम लोगों की जरूरत होती है कि डेली कम कुछ लिमिटेड लोग यहाँ पे आए और इस एरिया की जो एक्टिविटी है उसको बनाए रखे, वो होता है आपका सीबीडी, ठीक है। अब एक होता है आपका रेंज।
रेंज क्या होती है? रेंज होती है मैक्सिमम दूरी, मैक्सिमम डिस्टेंस जो आपके, यानी कि रेंज का मतलब क्या होता है? वो मैक्सिमम डिस्टेंस जो आपके लोग ट्रेवल करते हैं गुड्स और सर्विस को लेने के लिए, उसको बोला जाता है आपका रेंज। जो आपका डिस्टेंस, ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस लोग कवर करके आते हैं, स्पेशली कंज्यूमर, किसके लिए? गुड्स को और सर्विसेज को परचेज करने के लिए। तो ये है आपका मैक्सिमम डिस्टेंस कवर बाय एन कंज्यूमर टू परचेज गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम सीबीडी। ठीक है, ये होता है आपका, ये होता है आपका रेंज। तो बताओ रेंज में और आपका जो है थ्रेशोल्ड में आपको डिफरेंस समझ में आया? बताओ जल्दी से। रेंज में और थ्रेशोल्ड में? नहीं तो मैं दोबारा से भी बता दूंगी। आ गया समझ में? ओके। जो आपका मैक्सिमम डिस्टेंस होता है उसको बोला जाता है आपका रेंज, और मिनिमम नंबर ऑफ पीपल जो एक सीबीडी को बनाए रखने के लिए चाहिए उसको बोला जाता है आपका थ्रेश होल्ड। ठीक है, एक बार इसको रिवाइज करो। उसके बाद आगे अब हमारा एक कंसेप्ट है। अब आपका जो लोच का कंसेप्ट है ना, वो दो बातों पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब इन्होंने, मैंने शुरू में ही बताया था, तीन चीजें बताई है, लीस्ट कॉस्ट बेस्ड लोकेशन और मैक्सिमम प्रॉफिट बेस्ड लोकेशन। इसके लिए पहले हम ये डायग्राम समझेंगे। ठीक है, एक ये तो आपका क्या है, ये आपका डिमांड कौन है। अब डिमांड कौन आपको क्या समझा रहा है? देखो डिमांड कौन आपको समझा रहा है, ये आपका मार्केट एरिया है। ठीक है, ये मार्केट एरिया है। जैसे जैसे आप इस मार्केट से दूर जाते हो तो क्या होता है? देखो जैसे जैसे मार्केट से दूर जाते हो तो आपका जो प्राइस है वो बढ़ रहे हैं, प्राइस बढ़ रहे हैं ना। और आपका ये जो क्वांटिटी है वो, पहले देखो ये क्वांटिटी, यहाँ पे क्वांटिटी की डिमांड इतनी ज्यादा थी, लेकिन जैसे जैसे मार्केट से दूर जाते हैं तो क्वांटिटी की जो डिमांड है वो भी डिक्लाइन हो रही है। ये आपकी क्वांटिटी है, क्वांटिटी आपकी मार्केट एरिया में यहाँ पे इतनी थी, लेकिन जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ा तो ये जो आपका क्वांटिटी भी है प्रोडक्ट की वो भी डिक्लाइन हो गई। ये बताया गया है इस डिमांड कोन में कि देखो आपका, ये है आपका प्राइस और ये है आपका क्वांटिटी। देखो, और ये ओ सेंटर मान लो आपका मार्केट एरिया। तो जैसे ही इस मार्केट एरिया से बाहर की तरफ चलते हो तो आपका जो क्वांटिटी है, डिमांड है, वो क्या हो जाती है? डिक्लाइन हो जाती है। और आपके जो प्राइस है वो क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं। प्राइस किस वजह से इंक्रीज हो रहे हैं? प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं आपकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट के बढ़ने की वजह से प्राइस बढ़ रहे हैं। ये बताया गया आपको डिमांड कोन में। आपको समझ में आया बेटे डिमांड कोन क्या होता है?
एग्जाम्पल में देखो कि आपका ये जो ओ है ये एक सेंट्रल प्लेस है, यानी कि ये कोई मार्केट एरिया है और उस पर एक कोमोडिटी मिलती है जिसका प्राइस है 5 रुपए। ठीक है, ये देख लो एग्जाम्पल, देखो ये आपका पॉइंट ओ है, या फिर यहाँ पे देख लो ये आपका पॉइंट पी है। ये आपका पॉइंट पी कोई सेंट्रल प्लेस है, कोई मार्केट एरिया है और उस पर एक कमोडिटी मिलती है जिसका प्राइस क्या है 5 रुपए, यानी कि यहाँ पे जो कमोडिटी मिलती है पी पॉइंट पे, यहाँ पे इसका प्राइस क्या है 5 है। तो जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ेगा, ये P1, P2, P3, P4, P5, P6, तो जैसे जैसे इस P से F की तरफ चलोगे, यानी कि जैसे जैसे हम P1 से P2, P2 से P3, P3 से P4 पर जाएंगे तो उसमें जो आपकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो ऐड हो जाएगी। और P4 पर, यानी कि आप मान लो P4 पर जो इंसान होगा ना उसको ये कमोडिटी 9 रुपए में मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपका एक एक करके आपकी जो कॉस्ट है डिस्टेंस की वो इसमें ऐड हो रही है। यानी कि ये लगा लो यहाँ पे आपकी जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो 0, P1 पे 1, P2 पे आपका 2, P3 पे 3 और P4 पे हो जाएगी 4, एक एक करके। तो आपके इस 5 में जब आप 4 प्लस करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, उस कॉमोडिटी का प्राइस हो जाएगा 9। ठीक है, तो इस प्रकार आपका पी पर जो इंसान होगा उसको तो एक कॉमोडिटी पड़ेगी 5 में, और P2 पे जो होगा उसको 6 में, P3 पे जो होगा उसको 7 में, और P4 पर जो होगा उसको 8 में, और P5 को जो होगा उसको 9 में पड़ेगी। ठीक है, तो P1 पर जो लोग हैं वो क्या करेंगे, वो परचेज ज्यादा करेंगे और ऐसा करते करते P4 तक जो वस्तु है उसकी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। क्यों डिमांड कम होगी? क्योंकि उसके प्राइस इंक्रीज हो गई। पी पे तो प्राइस कम है इसलिए उसकी डिमांड ज्यादा है, लेकिन P4 पे क्या हो जाता है, आपकी जो प्राइस है प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड कम हो जाती है, और ये होता है आपका डिमांड कौन। अब अगर किसी को डिमांड कौन नहीं समझ में आए बेटे तो एक बार प्लीज मेरे को बता दो ताकि मैं दोबारा से ये रिपीट कर दूं आपको। बताओ बेटे। डिमांड कौन आपको क्लियर हो गया होगा। आप डिमांड कौन के बाद हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है आपका हेक्सागोनल शेप ऑफ सेटलमेंट। अब इन्होंने जो आपका सेटलमेंट है, सेटलमेंट की जो शेप बताई है वो हेक्सागोनल बताई है। ठीक है, देखो हेक्सागोनल शेप पर ये कैसे है ना उसके बारे में पढ़ेंगे पहले। जो आपके लोश है ना, लोश ये कहते हैं कि आपका मान लो कोई प्लेस है, यही मान लिया आपका कोई प्लेस है जहां पर कोई इंडस्ट्री आने की सोच रही है। तो पहले एक इंडस्ट्री आई वहां पे, ये एक इंडस्ट्री आ गई, ठीक है, इंडस्ट्री ए। उसके बाद दूसरी इंडस्ट्री आ जाएगी इसको देखते देखते। जैसे आप देखते हो ना, अगर आपका कोई खाने का सामान है, खाने के सामान की इंडस्ट्री है, तो उसके साथ ही आपकी ऐसी इंडस्ट्री आ जाती है जो उस खाने को पैक कर सके। ठीक है, फिर खाने के पैक करने के साथ कोई ऐसी इंडस्ट्री आ जाती है जहाँ पे बॉक्स बनाने का काम होता हो। तो एक के बाद जो है इंडस्ट्री आती रहती है। अब ये आपकी इंडस्ट्री ए आ गई, फिर इंडस्ट्री ए आने के बाद आपकी इंडस्ट्री बी आ गई, आपकी ये इंडस्ट्री सी आ गई, इंडस्ट्री डी आ गई। ठीक है, बी सी डी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपकी इंडस्ट्री आती गई। और अब ये इंडस्ट्री एक दूसरे पर डिपेंड करेंगी रॉ मटेरियल के लिए।
ठीक है। और देखो, एक तो यहाँ पे इतनी इंडस्ट्री क्यों आई, क्योंकि लोकेशन की वजह से, लोकेशन अच्छी थी यहाँ पे, ट्रांसपोर्ट कोस्ट और ट्रांसपोर्ट कोस्ट, पहली जो सबसे पहले इंडस्ट्री आई थी वो यहाँ पे इसलिए आई थी कि उसको जो है लोकेशन अच्छी लगी, वहां पे इसको जो है सस्ता मिल पड़ रहा था सारा अपना वो बिजनेस, तो उसने यहाँ पे लगा दिया और इसको देखते देखते बाकी की भी आ गई, जिसकी वजह से अब ये जो आपकी जितनी भी आपकी ये इंडस्ट्री है, इनकी जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि सारी इंडस्ट्री जिनको क्या ये एक दूसरे पे डिपेंड हो गई माल के लिए, ए को बी से कुछ चाहिए, बी को सी से, सी को डी से कुछ, तो इसकी वजह से अब इनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा और इनकी जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और तीसरा रीजन ये हो सकता है कि पॉपुलेशन की वजह से यहाँ पर जो इंडस्ट्री है वो और पनपने लगेगी, और जो इंडस्ट्री है वो इस जो आपके लोग हैं इनको काम देगी, और काम देने की वजह से और अपना प्रोडक्शन क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, इस प्रकार जो आपकी ये डेंसिटी है ना इंडस्ट्री की वो बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और थोड़ी देर बाद ये ऐसी सिचुएशन क्या है, चेंज हो जाएगी और इंडस्ट्री का ना एक गुच्छा सा पनपने लगेगा। अब देखो, जब सारी इंडस्ट्री पास पास आ जाती है ना, तो दो रीजन है। ठीक है, अब इसके पास पास जब ये देखो ये इंडस्ट्री ऐसे पास पास आ जाती हैं, ऐसे ये पास पास बनने लगती हैं, तो इनके बीच में पहली प्रॉब्लम ये होती है कि बीच में अनरिजर्व्ड यानी कि अनसर्व्ड एरिया रह जाएगा, यानी कि इंडस्ट्री के जहां कोई इंडस्ट्री नहीं पनप सकती है या कोई सर्विस नहीं दे रहा है, जिसके कारण ओवरलैपिंग की सिचुएशन आ जाएगी। ये देखो अनसर्व्ड एरिया कैसे, यानी ये देखो ये दो इंडस्ट्री के बीच में ये एरिया ऐसा एरिया जहां पे इंडस्ट्री जो है अपनी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पा रही है, तो अनसर्व्ड एरिया बच जाएगा। दूसरा दूसरा क्या हो जाएगा कि आपका ये ऐसी भी सिचुएशन हो जाएगी, ऐसी सिचुएशन यानी कि कहीं पे आपकी कोई एरिया ऐसा है जहां पे आपकी दो इंडस्ट्री मिल के सर्व कर रही है, तो ये भी बेस्ट लोकेशन नहीं है आपकी इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करने के लिए। तो इन प्रॉब्लम को देखते हुए जो आपके लोश है, लोश ने कौन सी शेप बताई, लोश ने हेक्सागोनल शेप बताई। ठीक है, हेक्सागोनल शेप कैसी होती है, देखो आपका ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, और बीच में आपका एक मार्केट एरिया, और फिर ऐसे ही ये ऐसे 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 ऐसे। तो अब ये जब इंडस्ट्री ऐसे बनेगी ना, तो इनकी वजह से कोई भी एरिया अनसर्व्ड नहीं बचेगा। तो लोच के अकॉर्डिंग ये जो हेक्सागोनल वाली सिचुएशन है ये बेस्ट है, क्योंकि इससे ना तो ओवरलैपिंग होगी और ना ही कोई अनसर्व्ड एरिया होगा, और हर जगह जो सर्विस है वो भी पहुंच जाएगी। ठीक है, ये दो चीज की बात कर ली हमने, डिमांड कौन की बात कर ली, और जो हेक्सागोनल शेप बताई है आपके लोच ने, हमने उसकी बात कर ली। ठीक है, अब है चेंज इन लाइन ऑफ मार्केट। थर्ड जो आपका सिचुएशन वो है चेंज इन लाइन ऑफ मार्केट। चेंज इन लाइन ऑफ मार्केट क्या है कि ये आपका कोई ए है, ठीक है, ये ए मार्केट का एरिया, ये बी मार्केट का एरिया। अब क्या हो गया ना, देखो जैसे ही कंपनी जो है, कंपनी के जो उत्पाद है उसका जब रुपीज या प्राइस बढ़ता है ना, तो लोग क्या करते हैं, प्राइस बढ़ने से उनके जो मटेरियल है उसकी मांग कम हो जाती है, और मांग कम होने से उस कंपनी का जो एरिया है वो कंपनी मार्केट से अपना वो एरिया खो देती है, और उसकी जगह कोई दूसरी कंपनी जो है टेक ऑफ कर देती है। तो इसको बोला जाता है आपका, ये देखो ये पहले यहां तक आपकी ए कंपनी अपना सामान बेच रही थी, लेकिन जैसे ही डिमांड इंक्रीज हुई, प्राइस इंक्रीज हुआ, तो इस बी कंपनी ने इसका ये एरिया क्या कर दिया, टेक ऑफ कर दिया। इसको बोला जाता है आपका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। ठीक है, इस प्रकार
जो मार्केट लाइन है उसमें चेंज होता है। पहले देखो, पहले ये यहां तक ऐसे, यहां तक क्या है, माल बना रहे थे, लेकिन बाद में क्या हो गया, यहां से यहां तक ये शिफ्टिंग हो गई और इसकी क्या है, इसकी बढ़ गई। ठीक है, ये होता है आपका चेंज इन मार्केट लाइन, चेंज इन लाइन ऑफ मार्केट। ये तो मैंने आपको समझा दिया, जो लिखा हुआ है ना ये मैंने आपको समझा दिया बेटे। ठीक है, अब मैंने आपको आइसोडोपेन तो समझाया था। आइसोडोपेन क्या होती है, आइसोडोपेन आपकी वेबर ने सबसे पहले इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी में यूज की थी, और लोश ने भी इस जो लाइन है, लाइन को यूज किया है किस लिए, लीस्ट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, ठीक है। आइसोडोपेन लाइन कौन सी लाइन है, वो लाइन जो समान ट्रांसपोर्ट कॉस्ट वाले प्लेसेस को मिलाते हैं उसको बोला जाता है आइसोडोपेन लाइन। ठीक है, बेटे यहां तक आपको थ्योरी समझ में आई। ये देखो, लाइन ऑफ आइसोडोपेन लाइन आपको समझाने की जरूरत नहीं है। द लाइन जॉइंटिंग द पॉइंट विद सेम वैल्यू, जो समान ट्रांसपोर्ट कॉस्ट वाले स्थानों को मिलाती है उसको बोला जाता है आपका आइसोडोपेन लाइन। ठीक है, ये देखो, ये आपकी आइसोडोपेन लाइन जो समान ट्रांसपोर्ट कॉस्ट वाले स्थानों को मिलाती है उसको बोला जाता है आपका आइसोडोपेन लाइन। और आइसोटिम्स लाइन आपकी एडिशनल जो यूनिट ऐड होती है उसको बोला जाता है आपका आइसोटिम्स। आप देखो, ये बता रहे हैं कि मैक्सिमम प्रॉफिट कहां पे होगा, प्लेस ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट वो कौन सा होगा, वो पॉइंट जहां पे आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सबसे कम, रॉ मटेरियल के कलेक्शन में, यानी कि मिनिमम, यानी कि ये कहते हैं कि ऐसा पॉइंट जहां पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम हो और रॉ मटेरियल की कॉस्ट भी क्या हो, कम हो, तो वो लोकेशन बेस्ट लोकेशन होती है और इसको बोला जाता है प्लेस ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट। जो टोटल प्रॉफिट है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल रिसिप्ट माइनस टोटल कॉस्ट, यानी कि जितना हमें लाभ हुआ है उसमें से जितना हमारा खर्चा है उसको माइनस करके हमारा टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का कंसेप्ट किसने दिया, तो वो दिया है आपके लोश ने। ठीक है, देखो, लोशियन थ्योरी डीलिंग विद प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज करे इससे डील करती है। बाकी देखो, ये मैंने आपको डिमांड कौन बता दिया, ये डिमांड कौन को ये आपको एक्सप्लेन कर रखा है। आपको और ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, जो मैंने बताया आपको उतना ही पढ़ना है। ठीक है, अब हमारा लास्ट में जो पढ़ने रह जाते हैं ना, वो पढ़ने रह जाते हैं आपके क्रिटिसिज्म क्या है थ्योरी के। थ्योरी का जो सबसे पहले क्रिटिसिज्म है वो ये है, आपका जो लोश है ना, हर थ्योरी का सबसे पहला क्रिटिसिज्म होगा कि इन्होंने होमोजीनियस एरिया माना कि, यानी कि जिस एरिया की हम स्टडी कर रहे हैं उसमें सेम क्लाइमेट है, सेम आपका टेम्परेचर है, सेम रेनफॉल, तो कोई भी एरिया ऐसा नहीं है रियल लाइफ में कि वहां पे आपका क्लाइमेट टेरेन कभी भी सेम नहीं मिलता है, हर जगह पे अलग अलग चीजें मिलती है। और दूसरा ये कहते हैं कि जो आपका मैन है, मैन हमेशा किसके लिए काम करता है, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए काम करता है। तो मनुष्य का बिहेवियर सदा इकोनॉमिक नहीं होता है। आप मनुष्य के बिहेवियर में रिलीजियन, आस्था और आइडियल्स सब होते हैं। तो हमेशा जो आपका ह्यूमन होता है उसका जो
मोटिव होता है वो इकोनॉमिक नहीं होता, यानी कि पैसे कमाना ही नहीं होता है। और ये कहते हैं कि जो आपका लोश है ना, लोश ने डिमांड पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया है, और आप डिमांड के अलावा जो फैक्टर्स है ना उन पर ये कोई ध्यान नहीं देते, ना इन्होंने सप्लाई के बारे में बताया, कुछ नहीं बताया, बस डिमांड डिमांड करे गई है। ठीक है। और इनका जो मॉडल है वो बहुत ज्यादा जटिल है, क्योंकि इसमें जो के की वैल्यू इन्होंने है ना, के की वैल्यू एन तक मानी है। ठीक है। जो हेक्सागन है ना, वो हेक्सागन घूमता रहता है, और के की वैल्यू इन्होंने एन तक मानी, यानी कि कुछ भी हो सकती है के की वैल्यू। इस ये के की वैल्यू वाला सीन याद रखना, क्योंकि कल जब क्रिस्टोलर की थ्योरी पढ़ोगे तो उसमें के की वैल्यू सिर्फ 3 ही है, के 3, के 4 और के 7। के 3 से आपका मार्केट एरिया, के 4 से आपका ट्रांसपोर्ट, और के 7 से आपका है एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया। जबकि आपके जो ये क्रिस्टोलर सॉरी जबकि आपके ये जो लोश है, लोश ने के की वैल्यू एन मानी है, यानी कि कुछ भी हो सकती है एन की वैल्यू। ठीक है। फर्स्ट आपका ये मैंने बता ही दिया कि लोश थ्योरी डीलिंग सिर्फ प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज करे इस पे ध्यान दिया है, जिसकी वजह से इनकी थ्योरी की आलोचना हुई है। और लोश ने डिमांड पर ज्यादा ध्यान दिया, सिर्फ डिमांड की बात कही है, बाकी जो फैक्टर्स है उसको क्या कर दिया है, इग्नोर कर दिया है। ठीक है। और थर्ड कहते हैं ये जो सिद्धांत है, ये औद्योगिक संयंत्रों की जो अंतर निर्भरता, यानी कि जो आपकी इंडस्ट्री एक दूसरे पर डिपेंड है, इनकी क्या समस्या है, इनको इसने ध्यान में नहीं दिखा, विफल हो गया। फोर्थ है मार्केट्स फॉर प्रोडक्ट्स डू नॉट एमर्ज इन आइसोलेशन बट दे यूजुअली ओवरलैप। ये कहते हैं उत्पादों के लिए जो बाजार है वो अलग अलग नहीं उभरते, यानी कि जब हम प्रोडक्ट बेचते हैं वो ऐसा नहीं है कि आपका अंगूर बेचने के लिए आपकी मार्केट अलग होगी, एप्पल बेचने के लिए मार्केट अलग होगी, नहीं, वे आमतौर पर एक साथ ही होती है, अलग अलग नहीं होती। और लोश के सिद्धांत में एक फर्म और बाजार क्षेत्र के बीच लोकेशनल इक्विलिब्रियम लोकेशन की जो इक्विलिब्रियम है वो नहीं किया गया है। ये कहते हैं कि लोश के सिद्धांत में एक फर्म और बाजार क्षेत्र के बीच में जो संतुलन है वो नहीं पाया गया है। ठीक है। जैसे जैसे कई प्रतिस्पर्धी उभरे लाभ होगा। ठीक है। ये कहते हैं मैनी कॉम्पिटिटर्स, बहुत सारे जो कंपटीशन करने वाले हैं वे उभरेंगे, प्रॉफिट्स आर कॉम्पिटेटेड एंड देयरफॉर ऑप्टिमम कंडीशन टेंड टू चेंज। तो ये कहते हैं फिर प्रॉफिट भी डिवाइड होगा, जिसकी वजह से जो ऑप्टिमम कंडीशंस है वो भी चेंज हो जाएंगी। है ना। तो ये है आपका कौन सा थ्योरी, ये है आपका लोश की थ्योरी। अब लोश की थ्योरी के कुछ साइलेंट फीचर्स देख लो। जो देखो आपने अभी क्रिस्टोलर मॉडल नहीं पढ़ा है, बट देखो ये आपको डिफरेंस याद करना है। जो क्रिस्टोलर का मॉडल है ना वो तो सिर्फ जो आपका साउथ जर्मनी का ये बावेरिया प्रोविंस है ना उस पर बेस्ड है, जबकि आपके लोश का जो मॉडल है वो पूरी जर्मनी पर बेस्ड है। उसके बाद जो क्रिस्टोलर का कंसेप्ट है वो किस पर बेस्ड है, कंज्यूमर और सेलर के बिहेवियर पे, यानी कि बेचने वाले का और खरीदने वाले का बिहेवियर कैसा है, ट्रांसपोर्ट पर बेस्ड है, और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस पर। जबकि आपके लोश ने 150 कमोडिटी और सर्विसेज को ध्यान में रखा, और 40 नेटवर्क पर इन्होंने क्या किया, ध्यान दिया। ये डिफरेंस है आपका। सबसे पहले डिफरेंस है कि उन्होंने क्रिस्टोलर ने तो सिर्फ जो साउथ जर्मनी में बोवेरिया प्रोविंस है उस पर ध्यान दिया, जबकि लोश ने पूरी की पूरी जर्मनी पर अपना मॉडल दिया। सेकंड मॉडल है कि क्रिस्टोलर ने कंज्यूमर और सेलर का क्या बिहेवियर है, ट्रांसपोर्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव के बारे में बताया, प्रशासन के बारे में बताया, प्रशासनिक सेवाओं के बारे में, जबकि लोश ने 150 गुड्स और सर्विसेज को ध्यान में रख के और 40 नेटवर्क को ध्यान में रख के अपना जो है मॉडल दिया। ठीक है। उसके बाद ये कहते हैं कि लोश का जो मॉडल है वो क्रिस्टोलर की तुलना में कम प्रतिबंधात्मक है, यानी कि उसमें जो रिस्ट्रिक्शंस है वो कम है। जबकि क्रिस्टोलर ने प्रत्येक फंक्शन की एक अलग सीमा बताई, यानी कि कहते हैं क्रिस्टोलर ने अपने क्या है हर एक जो फंक्शन है उसकी सेपरेट रेंज, उसकी थ्रेशोल्ड और हेक्सागोनल वैल्यू बताई। जबकि लोश ने हेक्सागोनल सर्विस एरिया और बहुत सारे हेक्सागोनल सिस्टम को क्या किया,
एक साथ ओवरलैप करके बताया जो अभी मैंने बताया। आपके क्रिस्टोलर ने देखो सिर्फ K3, K4, K7 की वैल्यू दी है, जबकि आपके लोश ने इन्फिनिटी तक इस K की वैल्यू बताई है। और ये कहते हैं क्रिस्टोलर मॉडल द हायर ऑर्डर सेंट्रल प्लेस हैव ऑल द फंक्शन। क्रिस्टोलर के मॉडल में ये बोला गया कि जो आपके ऊंचे जो सेंट्रल प्लेस है ना, यानी कि जो बड़े बड़े सेंट्रल प्लेस है, वो अपने से जो छोटे प्लेस हैं, जो लोअर ऑर्डर के प्लेस है, उनको क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। लेकिन आपके लोश ने ऐसा नहीं बोला। लोश का मॉडल क्या कहता है कि आपका जो अर्बन एरिया है, अर्बन फंक्शन ऑल्सो सच एज मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्री, वो कहते हैं कि लोश का मॉडल अन्य शहरी कार्यों जैसे विनिर्माण और उद्योगों को भी शामिल करता है, जबकि लोश के मॉडल में ये सब आवश्यक नहीं है कि जो सिर्फ बड़े वाला केंद्रीय स्थान होगा वही छोटे वाले को जो है कार्य प्रदान करेगा। ठीक है, ये था आपका लोश का मॉडल। अब बताओ किसी को कोई भी डाउट बेटे लोश के मॉडल में? लोश के मॉडल से एज सच इतने डीप क्वेश्चन नहीं आए हैं अभी तक। बस एक इस डिमांड कौन से आपका क्वेश्चन आया है, ये जो आपका डिमांड कौन मैंने समझा है ना, इस डिमांड कौन से आपका क्वेश्चन आया है। और साथ ही साथ आपका लोश की जो बुक है, लोश की बुक से क्वेश्चन पूछा गया है अभी तक। ठीक है, और ये जो थ्योरी कब आई है, ये तीन चीज आपको याद रखनी है। बाकी जो मेन मेन चीज इन्होंने क्या बताई है क्या नहीं बताई है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब आई होप आप सब कर लोगे। एक बार जो क्वेश्चंस है वो और चेक कर लेते हैं कि यहाँ से क्वेश्चंस कैसे आए हैं। ठीक है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस अभी तक नेट एग्जाम में यहाँ से नहीं पूछे गए हैं बेटे, बहुत इजी सी थ्योरी है ये। लोश थ्योरी नेट एग्जाम में क्या क्वेश्चन आए हैं देख लेते हैं। देखो अभी तक कुछ मुश्किल क्वेश्चन नहीं आए हैं। ये देखो, वॉन थ्यूनेन की थ्योरी किसने दी है, ये हमने कर ली है। वॉन थ्यूनेन की थ्योरी है आपकी एग्रीकल्चर के ऊपर बेस है। लोश की, अगस्त लोश की थ्योरी किस पर बेस है, आपका है थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन पे है। और उसके बाद क्रिस्टोलर की किस पे है, सेंट्रल प्लेस पे क्रिस्टोलर के। और डोई की है क्रॉप कॉम्बिनेशन पे। ऐसे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बेटे तभी सोल्व होंगे जब आपको जैसे मैंने पढ़ाया वैसे पढ़ो, तो आपके हर क्वेश्चन सोल्व हो गए। ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं। अब बताओ कुछ हार्ड है? यही क्वेश्चन आए हैं ज्यादा से ज्यादा। जो आपका सबसे हार्ड क्वेश्चन है ना वो मैंने बताया। अभी तक कोई हार्ड क्वेश्चन इस यूनिट से नहीं आया है ना। तो हमारा जो टॉपिक है वो देखो अब क्लियर हो गया है, कंप्लीट हो गया। कल हम जो है क्रिस्टोलर की थ्योरी पढ़ेंगे। क्रिस्टोलर की थ्योरी अपोजिट है आपके लोश की थ्योरी से। आपके क्रिस्टोलर ने दिया इंडस्ट्रियल थ्योरी, जबकि आपके लोश ने सेंट्रल प्लेस थ्योरी, यानी कि कोई आपका एक सेंट्रल प्लेस है वो कैसे कैसे सर्विस प्रोवाइड करता है अपने लोअर आप प्लेसेस को, उसके बारे में आपको पढ़ना है। और क्रिस्टोलर से भी जो क्वेश्चन है वो आए हैं K3, K4, K7 के क्या क्या नेम है। जैसे K3 को बोला गया है आपका मार्केट, और K4 को बोला ट्रांसपोर्ट सर्विस, और K7 को बोला गया आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो इनको मैच द फॉलोइंग में डाल देते हैं। ठीक है, और ज्यादा क्वेश्चन कुछ नहीं है। और आपका क्रिस्टोलर से कि क्रिस्टोलर की थ्योरी कब आई, रिवाइज कब हुई, बस ये क्वेश्चन आए हैं बेटे। अब ये क्वेश्चन करने आपके हाथ में, क्योंकि अगर इतने इजी क्वेश्चंस भी हम नहीं कर पाते हैं तो आप खुद देख लो कि आपका लेवल कहाँ पर है। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस बिल्कुल भी हार्ड नहीं आते हैं, मैंने आपको एग्जाम्पल भी शो कर दिया है। और अब आप जो है क्लास लीव कर सकते हो। और आपका ये जो पीडीएफ है, आपकी 5 थ्योरी हो गई है ना, 5 थ्योरी का जो पीडीएफ है मैं वो 11:30 तक अपलोड कर दूंगी। बाकी जो आपके टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप में मैंने आपके थोड़े से नोट्स शेयर किए हैं, वो आपने देख ही लिए होंगे, है ना।
वैसे ही स्मिथ की थ्योरी के नोट्स बना लेना और क्वेश्चन सोल्व करना। ओके, अब बेटे आप लोग क्लास लीव कर सकते हो। मिलते हैं कल। कल भी आपकी क्लास जो है सेम टाइम पे रहेगी 6 बजे, और दूसरी क्लास रहेगी आपकी 8 बजे। ठीक है, 6 से 7 बजे, और दूसरी आपकी 8 से 9 बजे। तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, और अपना रिवाइज करो, और अपना जो नोट्स है अच्छे से बनाओ, नोट्स बना के रिवाइज करो, पीवाईक्यू सोल्व करो। आपका जीआरएफ 100% आपके हाथ में है। ओके, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय बेटे।